बेटा बहू के साथ जब पतोहू घर आई तो देखो हमारी काकी कैसे बिस्तर से खड़ी हो गई। पड़ोस की मीरा भाभी ने स्नेह भरा उलाहना 70 साल की कैलाशी काकी को दिया तो वह पीहू की बलैया लेते हुए बोली, अरे पतोहू तो बेटी सी ही लागे है। अब बताओ बेटी आए तो क्या माँ बिस्तर पर पड़ी रहे। कैलाशी काकी सास की बातें सुनकर वहीं खड़ी अर्चना अपनी बहू पीहू को देखकर मुस्कुरा दी। आज 1 घंटे पहले तक दिल धड़क रहा था। काकी सास की तबीयत खराब है, इस संशय को लेकर वह सब जयपुर से चले थे, पर बहुरिया आई है कि इस बुगाहट के बीच बिस्तर पर पड़ी काकी सास ने जो आंखें खोली तो मानो संजीवनी पा गई। गांव के अड़ोस पड़ोस के लोग भी अर्चना और उसकी नई नवेली दुल्हन पीहू को देखने अपने अपने घर से निकल आए। सब आश्चर्य में पड़ गए जब पिछले 4 दिन से खटिया पकड़े कैलाशी काकी पीहू को देख कांपती खांसती उठ बैठी और बिस्तर पर बैठे बैठे ही नई बहू के घर आने पर निभाए जाने वाले लोकाचार संबंधित निर्देश कमजोर आवाज में देने लगी। कैलाशी काकी सास को चैतन्य देखकर कैलाश काका ससुर भी नववधू के कदम शुभ मानते हुए फूले नहीं समाये। कह रहे थे, वाह तुम लोग थोड़ा पहले आ जाते तो इनकी सेवा न करनी पड़ती। अर्चना काका के स्वर से छलकी पड़ रही खुशी का मिलान उस रुआसी स्वर से करने लगी जिसे पिछले हफ्ते फोन पर सुना था। तुम्हारी काकी पिछले 1 हफ्ते से बिस्तर से नहीं उठी, बुखार छोड़ ही नहीं रहा है, घबराहट होती है, जाने क्या होगा आगे। एक बार सपरिवार तुम लोग आकर मिल जाते तो माधव की बहू को देखने की उनकी साथ पूरी हो जाती। काका की दबी दबी सी मिन्नत पर अर्चना धर्म संकट में पड़ गई थी। बहू को लेकर जल्दी ही गांव आएगी यह करार तो हुआ था काका और काकी के साथ। इकलौते बेटे माधव की शादी में काकी की वृद्धावस्था और अस्वस्थता के चलते शादी में शामिल न हो पाने का मलाल काका काकी के साथ अर्चना को भी रहा था। सो फोन पर ही काका और काकी को तसल्ली देते हुए वादा कर बैठी कि वह बहू को गांव की ड्योढ़ी पुजवाने जल्दी ही लेकर आएगी। पर 6 महीने हो गए, गांव जाना हो ही न पाया। गांव वाले इस पैतृक घर में जहां अब केवल काका काकी ही रहते हैं, वहां कभी पूरा परिवार रहा करता था। अर्चना खुद भी बहू बनकर घर के संयुक्त परिवार का हिस्सा बनी थी, पर समय के साथ संयुक्त परिवार सिकुड़ते हुए काका काकी तक सिमट गए। सभी ने शहरों में अपना घर बनवा लिया। परिवर्तन के दौर में गांव के घर में शहरों वाली जरूरी सुविधाएं जुटाने के बावजूद गांव किसी को जाने से रोक नहीं पाया। गांव से नाता बस नवविवाहिता बहू या बच्चों के जन्म पर ड्योढ़ी पर गांव फिराने तक ही रहा। बस काका काकी से ही गांव नहीं छोड़ा गया। बेटे साथ ले जाने की जिद करते तो वह कहते, जब हम दोनों में से कोई एक रह जाएगा तो आकर ले जाना। इधर अर्चना ने जब भी काकी सास का हालचाल लेने के लिए फोन किया, उनका उलाहना सुनने को मिला। लगता है माधव की बहुरिया देखे बगैर बुलावा आ जाएगा। कहीं सच में कैलाशी काकी चली गई तो अफसोस रह जाएगा। यह सोचकर अर्चना ने कल ही हिम्मत करके पति और बेटे के सामने बात छेड़ी। सुनो, पीहू गांव नहीं जा पाई, तुम लोग कहो तो सुबह गांव। बात पूरी होने से पहले ही पति और बेटे ने मना कर दी। कैसी बात करती हो, कल पीहू की मायके जाने की तैयारी है और तुम गांव जाने को बोल रही हो। हाँ मम्मी, गांव फिर कभी। माधव ने भी अपने पापा की हाँ में हाँ मिलाने की देरी नहीं की तो अर्चना दबे स्वर में बोली, जिस तरह से काकी आजकल आए दिन बीमार रहती हैं, डर ही लगता है। कुछ समय मौन के बाद वह माधव के पापा से बोली, मैं तो कहती हूँ माधव और पीहू दिल्ली जा ही रहे हैं, इन्हीं के साथ गांव तक हम भी चल पड़ते हैं। 2-4 घंटा रुककर माधव और पीहू दिल्ली निकल जाएंगे और हम रुक जाएंगे। मैं काकी के साथ तीज मनाकर 2-4 दिन में तुम्हारे साथ लौट आऊंगी। एक पंथ 2 काज हो जाएगा। उसकी बात पर सब विचार में पड़ गए। मुख्य अड़चन तो पीहू के मायके जाने वाले कार्यक्रम में फेरबदल को लेकर आनी थी, पर वो कार्यक्रम तो जस का तस था। फिर इस तरह से पीहू को गांव में 2-4 दिन रुक जाने की बाध्यता भी नहीं रहेगी। गांव फिराने की रस्म के लिए इससे अच्छा मौका मिलना मुश्किल था। सोच विचार के बाद इस कार्यक्रम पर मुहर लग ही गई। कार से जाना है और जयपुर से दिल्ली के रास्ते ही तो गांव आता है, इसलिए न कहने का कोई बड़ा कारण था भी नहीं। बस फिर क्या था, अगले दिन ही सुबह तड़के सब निकल पड़े। रास्ते भर मन बेचैन रहा। सबके मन में उहा पोह थी कि
जाने काकी किस हालत में होंगी। सालों बाद सावन में घर पर रौनक आई है। नाउन की तेज आवाज पर अर्चना सोच विचार के घेरे से बाहर आई। चहल पहल के बीच काकी ने नाउन को त्योहार में बनने वाले पकवानों की सूची सुना दी। अर्चना नोटिस कर रही थी कि काकी पीहू को ऐसे घेरे बैठी थी मानो वह कोई गुड़िया हो और वह किसी भी हालत में उसे छोड़ना न चाहती हो। कभी वह उसकी नरम नरम उंगलियां सहलाती तो कभी मुस्कुराती नजरें उसके चेहरे पर टीका देती। वह किसी भी कीमत पर उसे आंखों से ओझल न होने देना चाहती थी। नई बहू के आने की खबर सुनकर आस पड़ोस को इकट्ठा होते देख अर्चना को इन्हें दिल्ली जाना है कि भूमिका बांधने का विचार आया ही था कि तभी काकी बोल पड़ी, जमाने बाद तीज में रौनक छाएगी। बड़ा भला किया अर्चना तूने, जो अपनी बहू को शुभ अवसर पर ले आई। पीहू की आंखों में असमंजस देख अर्चना काकी का हाथ पकड़कर बोली, काकी जी, मैं और माधव के पापा तो 2-4 दिन रुकेंगे, पर पीहू और माधव तो दिल्ली के लिए निकलेंगे। दरअसल आज इसको मायके जाना था, पर आपको देखने की लालसा में हमारे साथ चली आई। काकी का खिला चेहरा बुझता देख काका झट से बोले, देख सुन लिया, ये क्या कम तसल्ली की बात है। ठीक भी है, बहू की पहली तीज तो मायके में ही होती है। माधव और पीहू कुछ देर में चले जाएंगे। यह सुनकर काकी कुछ हड़बड़ाती हुई तकिए के नीचे से चाबी निकालते हुए अर्चना से बोली, जरा मेरी अलमारी तो खोल। अर्चना ने अलमारी खोली तो काकी धीरे से उठी। देर तक अलमारी में सामान उलट पुलट कर एक डिबिया और पैकेट निकाल कर लाई। ये पायल है, तेरी मुंह दिखाई, सुनार के पास से लाई थी। पायल हिलाती वह बोल रही थी, इसके घुंघरू खूब बजते हैं, जरा इसे पहनकर पायल की रुंझुन सुना दे, लगे कि घर में लक्ष्मी आई है, बुढ़िया का मन तृप्त हो जाएगा। काकी अपनी भावुकता और छलकने को आतुर आंसू छिपाते हुए बोली, ये साड़ी भी है तेरे लिए। पिछले साल यहाँ साड़ी वाला आया था, गोटा पट्टी की रंग बिरंगी लहरिया पर नजर अटक गई थी। तब सोचा भी न था कि तेरे लिए खरीद रही हूँ। हरी लहरिया खूब फबेगी तुझ पर, तीज में पहनना, खोल के देख तो पसंद आई। काकी ने चाव से साड़ी का पैकेट फाड़ते हुए कहा तो पीहू ने झट से पैकेट खोल दिया। प्रशंसा भरी नजर डालकर वह बोली, बहुत प्यारी है, और पायल बहुत सुंदर है, पहन तो जरा। जी कहकर पीहू ने काकी की दी हुई पायल पहन ली और पैर हिलाकर घुंघरू छनकाई तो सब मुस्कुरा पड़े। कितनी दूर है मायका? काकी ने अर्चना की तरफ देखा तो वह झट से बोली, 4-5 घंटे तो लगेंगे ही, अभी निकल जाए तो शाम तक पहुंच जाएंगे। अरे कौन निकल रहा है और कहाँ? घर के भीतर आती पड़ोस की भाभी ने पूछा तो अर्चना की जगह नीरा भाभी ने जवाब दिया, काकी पतोहू जा रही है मायके। अरे हम तो ताजी ताजी मेहंदी पीस कर लाए हैं, मेहंदी नहीं लगवाएगी क्या? नीरा भाभी के साथ आई उनकी बेटी मंजू बोली। मेहंदी का कार्यक्रम देख अर्चना चौंकी, पर पीहू बड़े कौतूहल से महकती महकती मेहंदी की कटोरी देख बोली, ये पत्ती वाली मेहंदी है क्या? और क्या, इसे लगाइए, महीना भर रंग न जाएगा। मंजू की बात सुनकर पीहू की आंखों में मेहंदी लगवाने का लोभ दिखा। दरअसल मेहंदी लगवाने के लिए उसने पार्लर में बुकिंग कर लिया था, पर गांव आने के प्रोग्राम से कुछ ऐसी हड़बड़ी मची कि मेहंदी लगवा नहीं पाई। थोड़ी देर रुक जाती तो मेहंदी का शगुन हो जाता। हमारी मंजू सी मेहंदी आसपास के 4 गांवों में कोई नहीं लगा पाता है। काकी के कहने पर मंजू बोली, थोड़ी देर क्यों, हम तो कहते हैं रुकिए यहाँ, कल सिंजारा में हम सब तैयार होंगे। हरियाली तीज में यहाँ खूब रौनक होती है, आपको गांव दिखा लाएंगे। गांव देखा है आपने? पीहू ने 9 में सिर हिलाया तो मंजू बोली, फिर तो जरूर देखिए, झूला डला हुआ है, खूब झूलेंगे। पीहू को कोई प्रतिकार न करते देख अर्चना ने इशारे से पीहू को बुलाकर धीरे से कहा, बेल बनवा लेना, जल्दी हो जाएगा। पर मम्मी मैं तो हाथ भरकर लगवाना चाहती हूँ। तो बैठी रहना शाम तक। अरे देर नहीं हो जाएगी तुम्हें, और कहीं यहीं अटक गई तो क्या? मैं तो सोच रही थी कि रुक ही जाऊं। सब तीज की कितनी बातें कर रहे हैं, यहाँ की ट्रेडिशनल तीज देखने को मिल जाएगी। और तुम्हारी मम्मी, उनके साथ 2 दिन बाद लोहे के झूले पर बैठकर घेवर खाकर सावन मना लूंगी। अरे पर वो इंतजार कर रही होंगी। मम्मी को मैं फोन करके बता दूंगी, आप पापा और माधव को बता दीजिए।
पीहू की बात सुनकर अर्चना ने हंसकर अपने माथे पर हाथ लगा लिया। फिर उत्साहित हो काकी के पास आई तो काकी उसे देखते ही चिंता से बोली, पीहू कहाँ चली गई? बुला उसे, जल्दी से मेहंदी लगवा ले, जाना भी तो है। कोई जल्दी नहीं है, आराम से लगवाएगी अब वो मेहंदी, तीज की रौनक देखकर जाएगी आपकी पतोहू। अर्चना हंसकर बोली तो काकी का चेहरा खिल गया और वह मंजू से बोली, इसके हाथों में बढ़िया वाला झूला और बन्ना बन्नी बनाना। अरे नाउन को बुलवा दो, कोई तीज की चूड़ियां तो ले आए, और हाँ नाउन को कह दो जरा घेवर मिठाई बना ले। क्या मायके खाली हाथ जाएगी या? काकी ने एक साथ इतने आदेश दे दिए थे कि देर रात तक फुर्सत पाना मुश्किल था। दूसरे दिन पीहू को सजा धजा देख काकी उसे देर तक अपलक यूं निहारती रही, मानो अतीत को तलाश रही हो। जहां जहां वह जाती काकी की नजरें उसी ओर घूमती। लहरिया साड़ी और पायल की रुंझुन में काकी ने घर भर की बेटियों बहुओं को याद किया। किस दुकान से कौन सी चूड़ियां, पायल या साड़ी वाले से कब किसके लिए किस मौके पर खरीदी हुई, सब के सब याद कर साझा किए जाने लगे। काका भी त्योहारी गर्माहट पाकर पुलक से उठे और यह कहकर चुटकी लेने से नहीं चुके कि पीहू बिटिया के आते ही तुम्हारी काकी की याददाश्त की लौ अचानक बढ़ गई। तीज की धूप में दम मारने की फुर्सत न मिली। रह रह कर पंचायत जमती तो दुनिया जहान के किस्से निकलती। 2 दिन कहाँ निकले किसी को पता ही नहीं चला। पहली बार सावन सा लगा मम्मी जी, वरना अभी तक तो सावन की थीम पार्टी अरेंज करके उसमें ही बहल जाते थे। पीहू ने चलते समय भावुक होकर अर्चना से कहा। काकी तो पीहू से लिपट कर यूं रो दी, मानो बिटिया को विदा कर रही हूँ। रोती क्यों है? फिर आएंगे ये लोग। क्यों माधव, आएगा ना पीहू बिटिया को लेकर? माधव कुछ कहता उससे पहले पीहू बोल पड़ी, हाँ काका साहब, हम लोग जल्दी आएंगे। तुझे अच्छा तो लगा ना? काकी सास ने पूछा तो पीहू बोली, हाँ काकी साहब बहुत, कहकर वह भी बहू को उनके गले लग गई। अब हर साल तीज यही मनाना, इस साल तो कुछ कर ही ना पाई, अगली तीज में देखना क्या धूम होती है। पीहू की कभी पीठ तो कभी बाजू को कमजोर हाथों से सहलाती काकी का उत्साह देख अर्चना हैरानी से उन्हें देखती रह गई। अब देखो कितने दिन चल पाती हूँ, कहने वाली काकी के चेहरे पर अगले साल की तीज का उछास बरस रहा था। जिस पीहू को बस 2-3 घंटे की बात है, फिर दिल्ली के लिए निकल जाना है कहकर तसल्ली दी जा रही थी, वह तो बड़े मजे से 2-3 दिन रुक गई। माधव और उसके पापा जो गांव आने के नाम से बिदक रहे थे, चिंता फिक्र से दूर उन्हें यहाँ आना मेडिटेशन कैंप में आने सा लगा। जयपुर में तो रोजी रोटी कमाने की आपाधापी ही रहती है। सब पीहू के यहाँ रुक जाने के निर्णय का आभार व्यक्त कर रहे थे और पीहू तीज के मौके पर यहाँ आने के तुरंत फुरत बने कार्यक्रम को लेकर अर्चना को थैंक यू मम्मी जी कहते नहीं थक रही थी। अर्चना को पीहू का उत्साह और खुशी कहीं से भी बनावटी नहीं लगी थी। दिल्ली जाते समय रास्ते भर पीहू इन दिनों गांव में खिंचवाई फोटो को खंगाल खंगाल कर देखती रही। घेवर, श्रृंगार, मेहंदी, पूजा और पटरे वाली मोटी रस्सियों का डाला झूला, सारी यादें मोबाइल पर कैद की। अचानक एक तस्वीर पर उसकी नजर अटकी। उस तस्वीर में वह खो सी गई। तीज के दिन झूला झूलते समय अचानक पानी बरस गया था तो गांव की किसी सखी ने उसे चुनरी ओढ़ा दिया। चुनरी ओढ़ खुद को देख उसे हंसी आई, फिर उसने आंखें मूंद ली। ओढ़े हुए चुनरी में बारिश की बूंदें अभी भी महसूस हो रही थी। घेवर की महक और सजी सांवरी महिलाएं और प्रकृति का हरियाली रूप उसके अंतर्मन में समाता जा रहा था। इस बार सावन का सौंधापन मन में भीतर तक उतर गया। यूं कहें इस बार सावन सा लगा। जिस सावन को बहुत करीब से महसूस किया था, जिसकी खुमारी लंबे समय तक उस पर छाई रहेगी।